चलो, आगे की चीजें ये होंगी कम से कम अब रिकॉर्ड। चलो, वैसे आपको शायद जरूरत पड़ती नहीं है मैम रिकॉर्डिंग की, है ना, क्योंकि उस पर कोई व्यू तो आता ही नहीं है। नहीं सर, अभी तक क्या कह रही हैं? जो याद है वो नहीं देखते हैं। अच्छा, एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम या कॉजेस ऑफ इट्स पॉपुलैरिटी। क्या एडवांटेजेस है डबल एंट्री सिस्टम के? तो पहला तो ये साइंटिफिक सिस्टम है। लग रहा है साइंटिफिक कि नहीं? चीज साइंटिफिक कब होती है मैम? बस बोल दिया साइंटिफिक चीज है तो साइंटिफिक है? साइंटिफिक होने का कोई कारण होना चाहिए ना, जैसे अकाउंटिंग एक साइंस है और आर्ट भी है। तो अकाउंटिंग साइंस क्यों है, मैंने आपको समझाया था पहली क्लास में। तो सेम वही रीजन है कि डबल एंट्री सिस्टम एक साइंटिफिक मेथड क्यों है उसका। क्या था वो रीजन? अगर कोई भी चीज सर्टेन रूल्स लॉज के ऊपर बेस्ड है, सर्टेन रूल्स या लॉज के ऊपर अगर कोई चीज बेस्ड है तो वो साइंस में गिनी जाएगी। ठीक है, तो जैसे ही अकाउंट्स कई सारे लॉज और रूल्स के ऊपर बेस्ड है, वैसे ही डबल एंट्री सिस्टम के भी तो कई रूल्स है। मैंने कहा ना आगे हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल मेथड, मॉडर्न मेथड, दो रूल्स है। तो उन रूल्स को पढ़ेंगे तो उन रूल्स के ऊपर बेस्ड है ना डबल एंट्री सिस्टम, इसलिए क्या होगा, एक साइंटिफिक मेथड हुआ। ठीक है, ओके। चलो। सेकंड है कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। हर एक ट्रांजेक्शन और हर एक इवेंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है विद इट्स टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो ये इसका सेकंड एडवांटेज हुआ। थर्ड है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आप अगर ट्रांजेक्शन को अच्छे से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपका जर्नल बन पाएगा। अगर आपका अच्छे से जर्नल बन पाएगा तो आप उसको अच्छे से लेजर में क्लासीफाई कर पाएंगे। अगर अच्छे से लेजर में क्लासीफाई कर पाएंगे तो अच्छे से ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे और वहां पे ट्रांजेक्शन को और इवेंट्स को समराइज कर पाएंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट, अगर अच्छे से ट्रायल बैलेंस बना पाएंगे, समराइज कर पाएंगे उसको, तो ट्रायल बैलेंस बनाने से क्या होगा, आप अच्छे से फाइनल अकाउंट्स अपने बना पाएंगे और इंटरप्रेट कर पाएंगे, इंटरप्रेटिंग कर पाएंगे अपने रिजल्ट्स की। और ये डिटरमाइन कर पाएंगे अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अपने बिजनेस की। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसे आप डिटरमाइन करेंगे अपने बिजनेस की? थ्रू कैलकुलेटिंग प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड फाइनेंशियल पोजीशन कैसे डिटरमाइन करेंगे? अपने एसेट और लाइबिलिटी के थ्रू, थ्रू बैलेंस शीट। ठीक है ओके। मैम, ये सब दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं? ठीक है, हाँ सर। प्रयास किया करिए कि इसका रिवीजन आप जल्द से जल्द कर लिया करिए, क्योंकि ये टर्म्स आपके दिमाग में, जैसे कि मैं ये जो टर्म्स बोल नहीं रहा हूँ जो सुनने में बड़े अजीब से लग रहे होंगे, परफॉर्मेंस, पोजीशन, ये सब टर्म्स आपको याद होने चाहिए, ये सब दिमाग में होने चाहिए। आप अपनी डेफिनेशन को अपने अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये टर्म्स आपकी डेफिनेशन में होना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप अगर ऑब्जेक्टिव होता है पेपर तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन सब्जेक्टिव अगर पेपर होता है तो आपका टीचर आपके यही शब्द ढूंढेगा आपके आंसर्स में। ठीक है, ओके। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, मैंने अभी कवर किया कि नहीं किया ये बात, कि जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तो उससे दो चीज पता चलती है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन। तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता चलेगी थ्रू डबल एंट्री सिस्टम, अगर आप प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर ली है। और फाइनेंशियल पोजीशन किस फॉर्म में पता चलती है? एसेट लाइबिलिटी के फॉर्म में, थ्रू बैलेंस शीट। अब लास्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन। ये हम लोग को देखना पड़ेगा। कई सारे छोटे मोटे इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है अगर आपने ट्रांजेक्शन्स को सही से रिकॉर्ड किया है थ्रू डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, तो पहला आपको अमाउंट पता चल सकता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स, परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक। यानी आपने टोटल इस साल कितनी सेल्स की है, कितनी परचेज की है और आपका टोटल कितना क्लोजिंग स्टॉक क्लास में बचा है, ये पता चल सकता है आपको। What amount is due to be received from customers, or in other words the total number of debtors and the amount in each case। आपके टोटल कितने डेटर्स हैं, कितने लोगों से पैसा वसूलना है फ्यूचर में। What amount is due to be paid to suppliers, or in other words the total number of creditors and the amount in each case। आपके टोटल कितने क्रेडिटर्स है, यानी कितने लोगों को फ्यूचर में पेमेंट करनी है आपको, ये चीज आपको पता चल सकती है अगर आपने प्रॉपरली ट्रांजेक्शन और इवेंट्स को रिकॉर्ड किया है बाय अप्लाइंग डबल एंट्री सिस्टम। चलो,
हाउ मच अमाउंट हैज बीन पेड ऑन अकाउंट ऑफ ईच हेड ऑफ एक्सपेंस सेपरेटली। ठीक है, याद है मैंने आपको एक्सपेंस जब बताया था तो उसमें बताया था कि दो तरीके के, तीन तरीके के एक्सपेंस होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर ये समझाया नहीं था, मैंने कहा था इसके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर है आपकी बुक में, वहां समझेंगे इसको। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। पर मैंने आपको ये चीज बता दी थी कि एक्सपेंडिचर तीन टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आपका खर्चा, आपका ट्रांजेक्शन या इवेंट किस कैटेगरी के खर्चे में फॉल करता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये आपको कब पता चलेगा, जब आपने प्रॉपरली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डबल एंट्री को अप्लाई करते हुए रिकॉर्डिंग की हो। और लास्ट है, हाउ मच अमाउंट हैज बीन अर्नड ऑन अकाउंट ऑफ ईच हेड ऑफ इनकम सेपरेटली। ठीक है, और इसी तरह मैंने आपको बताया था ठीक है, जैसे ये हम लोगों ने किया था वैसे ही मैंने आपको एक और चीज बताई थी। एक्सपेंडिचर जैसे मैंने बताया था आपको तीन टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसी तरह मैंने आपको बताया था कि आपके जो रिसीट्स होती हैं, कमाई होती है, वो भी तीन टाइप की होती है। ठीक है, वो तीन टाइप की नहीं होती, वो दो ही टाइप की होती है, सॉरी। आपकी जो कमाई है, रिसीट्स है, वो भी दो टाइप की होती है। ठीक है, सॉरी कैपिटल लिख दिया यार, रिसीट्स, पहला है कैपिटल रिसीट्स और दूसरा है रेवेन्यू रिसीट्स। पर इन दोनों में अंतर क्या होता है या इनके मतलब क्या होते हैं, ये भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये भी उसी कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही शामिल है, उसी चैप्टर में है ये, तो वही इसको देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपने अपने ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड किया है प्रॉपरली एज पर डबल एंट्री, तो वो उससे आपको ये पता चलेगा कि कि आपका जो रिसीट है, कमाई है, वो किस साइड में फॉल करती है, वो कैपिटल रिसीट साइड में फॉल करती है कि वो रेवेन्यू रिसीट वाले साइड में फॉल करती है। ठीक है, सही है मैम। और उसी तरह अगर आपने खर्चे रिकॉर्ड किए हैं, अगर आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में खर्चे रिकॉर्ड किए हैं, तो अगर आप प्रॉपरली एज पर डबल एंट्री रिकॉर्ड किए तो आपको यह पता चलेगा कि वो खर्चा आखिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। हेलो। हेलो, यस सर। ठीक है, हेलो। अगर आपने कोई खर्चा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया है और अगर प्रॉपरली डबल एंट्री के प्रिंसिपल्स यूज करते हुए रिकॉर्ड किया है, तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से कि वो खर्चा आखिर इन तीन में से, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इन तीन में से आखिर किस कैटेगरी का खर्चा है। और अगर कोई रिसीट रिकॉर्ड की है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने बाय अप्लाइंग डबल एंट्री प्रिंसिपल, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर वो कैपिटल रिसीट है कि वो रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है, क्लियर है मैम, क्लियर है इतना। नो सर, लेकिन चाहिए। हाँ, नो सर। नो, क्या दिक्कत है इसमें। यही रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल अरे रिसिप्ट। इसका मतलब मैंने आपको पढ़ाया नहीं अभी तक। मैंने सिर्फ आपको एक चीज बताई है कि एक्सपेंडिचर के तीन टाइप होते हैं, एक कैपिटल, दूसरा रेवेन्यू, तीसरा डेफर्ड रेवेन्यू। उसी तरह रिसीट के दो टाइप होते हैं, कैपिटल और रेवेन्यू। इनके मतलब क्या होते हैं, इसका एक सेपरेट चैप्टर है, वहां देखा जाएगा इसको, अभी देखने से कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, जिस चीज का एक सेपरेट चैप्टर बना है उसको वहीं पे देखा जाएगा ना। तो ये किस कैटेगरी का, ये इस कैटेगरी में कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है, या कैपिटल रिसीट क्या होती है, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है, इसको वहां पे देखेंगे। लेकिन आपको ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं कि एक्सपेंडिचर तीन टाइप के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रिसीट्स दो टाइप की होती है, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, ओके सर।
और आपका ट्रांजैक्शन या इवेंट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको तब पता चलेगा जब आपने प्रॉपरली ट्रांजैक्शन और इवेंट को रिकॉर्ड किया हो बाय अप्लाइंग डबल एंट्री प्रिंसिपल। ठीक है? ओके। ठीक है मैम? ओके। हाँ, इतनी बात समझ में आई ना? ठीक है। और ये जो डाउट है आपका कि ये आखिर होते क्या है, तो इस डाउट को अभी 3 महीने आपको अपने दिमाग में रखना होगा। ये चैप्टर हम लोग 3 महीने बाद पढ़ेंगे, कैपिटल एंड रेवेन्यू नाम का, जो आपकी बुक में है। ये ठीक फाइनल अकाउंट से पहले पढ़ना होता है। जब फाइनल अकाउंट्स पढ़ो तो उससे ठीक पहले ये चैप्टर पढ़ना होता है। ठीक है ओके। मैम? अकाउंट्स में कौन सी चीज कब पढ़नी है कब नहीं पढ़नी है, ये आप मेरे ऊपर ही छोड़ दीजिए। ठीक है? क्योंकि आपकी बुक में चैप्टर्स आगे पीछे बहुत है। ठीक है? तो किस सिस्टम को फॉलो करना है, किस सिस्टम से अकाउंट ज्यादा बेहतर तरीके से अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है? नेक्स्ट है लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। कि फ्रॉड होने के चांसेस कम है अगर आपने डबल एंट्री प्रिंसिपल अप्लाई किया है। जैसे कि मैंने उस दिन आपको बताया था एक चीज, हेलो। कि हम दो सिस्टम्स को यूज करते हुए ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। पहला तो आपका डबल एंट्री सिस्टम है ही। डबल एंट्री सिस्टम में क्या करते हैं, हर एक ट्रांजेक्शन और इवेंट को दो एस्पेक्ट में रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट और क्रेडिट, है ना? हेलो। हेलो। सर। हाँ। हेलो। हाँ बताइए। सर आपकी आवाज़ कहाँ गई? हाँ, सर आपकी आवाज़ बहुत 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 धीरे आ रही है। कुछ सुनाई दिया अचानक, कुछ गिरने में क्या हवा की आवाज़ आई, समझ नहीं आया आपने। आवाज धीमे आ रही है कि फंस रही है? सर आपके भी तरफ से कुछ बहुत तेज़ आवाज़ आई अचानक से, कोई अजीब सी। हाँ। आपकी आवाज़ आ ही नहीं रही है यहाँ पे। अच्छा, आवाज आ ही नहीं रही है? सर आपकी तरफ से कोई आवाज़ आई अजीब सी, हाँ। उसके बाद से आपकी आवाज़ आनी बंद हो गई। अच्छा, अभी तो आ रही ना? सर बहुत धीरे आ रही है। अच्छा, धीरे आ रही है। पता नहीं, हो सकता है मैम ओवरकास्ट की वजह से हो। हेलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ हो सकता है बाहर मौसम बारिश वाला हो गया है, हो सकता है इसकी वजह से हो, वरना अभी तक तो ठीक चल रहा था ये। सर मेरे फ़ोन की वॉल्यूम फुल पे है, तब भी मुझे आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, देखो ये चीज। हेलो 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 हेलो। 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 हेलो 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 हेलो। हेलो।
हेलो सुनो। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो 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 सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो 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 हेलो
हाँ मैम, कह रहा हूँ मैं कि 10 मिनट आप इधर कॉल पे ही कर लीजिए। ठीक, एक्चुअल में मुझे वो वायर वाले जो हेडफोन्स होते हैं वो यूज करने पड़ रहे हैं, पता नहीं ब्लूटूथ इस समय काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो कल तक मैं इसको फिक्स कर लूंगा। तो अभी 10 मिनट आप कॉल पे कर पाएंगी? इसी नंबर से करेंगे कि दूसरे नंबर से कॉल करेंगी? बस 10 मिनट का टॉपिक बचा है आपका ये वाला। हाँ हाँ, तो इसी पे कर लेते हैं। पता नहीं है अभी पूरी क्लास आराम से चल रहा था, अचानक से ये कैसे बंद हो गया है ब्लूटूथ इसका। ये ड्राइवर इसका अपडेट मांग रहा है, ब्लूटूथ ड्राइवर, तो उसको अपडेट करने बैठेंगे तो फिर अभी 1 घंटा लग जाएगा, तो इसलिए उसको मैं बाद में अपडेट करूंगा। और जो वायर्ड वाले हेडफोन्स हैं मेरे, वो तो पता नहीं आधे से ज्यादा चलते ही नहीं है, ब्लूटूथ वाले ही सही चलते हैं। चलो, वो ऊपर वाला आपको समझ में आया कि नहीं? ये एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? कि हमारे एक्सपेंडिचर 3 टाइप के होते हैं और रिसीट 2 टाइप की होती हैं। ठीक, तो एक्सपेंडिचर आपका 3 में से कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है ये आपको कौन बताएगा? डबल एंट्री सिस्टम। और आपका रिसीट इन 2 में से कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है ये कौन बताएगा? ये भी डबल एंट्री सिस्टम बताएगा। कब बता पाएगा? जब आपने डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया हो। ठीक है, ठीक है। मैंने उस दिन आपको एक चीज बताई थी कि हम 2 टाइप से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक तो डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स यूज करते हुए और एक सिंगल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स यूज करते हुए। ठीक, डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं कि किसी भी ट्रांजैक्शन और इवेंट को 2 एस्पेक्ट्स में रिकॉर्ड करो, एक तो डेबिट, दूसरा क्रेडिट। और सिंगल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल कहते हैं कि दोनों में से कोई एक कर लो पर्याप्त है, या तो डेबिट कर लो ट्रांजैक्शन को या क्रेडिट कर लो। तो मैंने बताया था पूरी अकाउंट्स, जितनी भी अकाउंटिंग है, सारे चैप्टर्स में डबल एंट्री सिस्टम के ही प्रिंसिपल्स लगते हैं। सिर्फ एक चैप्टर ऐसा है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जो कि आपके 11th के कोर्स में है, उस चैप्टर में सिंगल एंट्री प्रिंसिपल्स लगते हैं। ठीक, अब क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में आप दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड कर रही है ट्रांजैक्शंस के, तो क्या होगा? लेसर चांस है फ्रॉड होने का, लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड है। ठीक, नेक्स्ट है लीगल अप्रूवल। लीगल अप्रूवल क्या होता है कि कोई भी कई ऐसे टाइप के बिजनेस होते हैं जिसके लिए आपको कई सारे लीगल अप्रूवल की जरूरत है। आज की डेट में अगर आप छोटे से छोटा बिजनेस छोड़ दें, स्मॉल साइज, तो अगर आपको कोई मिड साइज बिजनेस खोलना है या बड़ा साइज का बिजनेस खोलना है, ठीक है, मैं अगर बिजनेस को 3 साइजेस में डिवाइड करूं, एक तो कर लूं उसको स्मॉल साइज बिजनेस, ठीक, या एक मिड साइज बिजनेस, या एक तीसरा लार्ज साइज बिजनेस। ठीक है, ये ऐसे किसी बुक में नहीं है, ये मैंने अपनी टाइप से बिजनेस की वो कर ली है कि बिजनेस कैसे टाइप का बिजनेस खोलना चाहती हैं, आखिर कितनी कैपिटल लगाना चाहती हैं। बहुत कैपिटल लगा रही है तो वो क्या है? लार्ज साइज। थोड़ी मीडियोकर कैपिटल लगा रही है तो वो है मिडिल साइज। और अगर बहुत कम छोटी सी कैपिटल लगा के बिजनेस शुरू कर रही है तो वो है स्मॉल साइज। तो अगर स्मॉल साइज बिजनेस कर रही है तो इसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज कम आपको करनी पड़ेगी। हो सकता है किसी एक्ट में रजिस्ट्रेशन वगैरह ना करवाना पड़ जाए। ठीक है, किसी भी लॉ में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी ना हो। ठीक है, किसी भी एक्ट में रजिस्ट्रेशन जरूरी ना हो, नॉट नेसेसरी। ठीक, लेकिन अगर मिड साइज और लार्ज साइज बिजनेस आप खोल रही है तो इसके लिए किसी ना किसी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। कुछ एक्ट बनाए गए हैं उसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाता है। ऐसे एक्टों में जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। ठीक है, अगर आप कोई दुकान खोल रही हैं, ठीक, तो कोई ट्रेड एक्ट वगैरह होते हैं उसमें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है। काफी सारे के लाइसेंस लेने पड़ते हैं, अप्रूवल्स लेनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये सब यहां जरूरी हो जाता है। तो ये सब लीगल अप्रूवल में आता है। जैसे आप कोई कंपनी खोलती है ना, तो कंपनी को तो मैंडेटरी है कि उसका रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट में हो।
तो पहले कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन लो, फिर कंपनी खोलो। नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टडी। अगर आपने डबल एंट्री प्रिंसिपल्स को यूज किया है मैम, तो आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकती है। कंपैरेटिव स्टडी कैसे करती हैं? एक साल के प्रॉफिट लॉस को दूसरे साल के प्रॉफिट लॉस से मैच करके देखो कि बढ़ रहा है कि घट रहा है। एक साल की एसेट लाइबिलिटी को दूसरे साल की एसेट लाइबिलिटी से कंपेयर करके देखो कि ये बढ़ रही है कि घट रही है। तो ये होती है कंपैरेटिव स्टडी। ये हम लोगों ने देखा था ना जब हम लोग शुरुआती कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो वहां पे जो कंपैरिजन वाला चीज देखी थी वही सेम यहाँ पे अप्लाई करती है। वो याद है कि नहीं याद है आपको? हाँ बताओ। अगर नहीं याद है तो छोटा सा देख लो कि मैंने कहा 2018 में मुझे 30,000 का प्रॉफिट होता है, 19 में मुझे 35,000 का प्रॉफिट होता है, 20,000 में मुझे, अरे 20,000 कह रहा हूं, 2020 में मुझे 45,000 का प्रॉफिट होता है, एंड लास्ट 2021 में मुझे 60,000 का प्रॉफिट होता है। तो यहां देखो 18 से 19 के बीच प्रॉफिट तो हो रहा है केवल, लेकिन 5,000 का हो रहा है, जबकि 19 से 20 के बीच प्रॉफिट क्या हो रहा है? 10,000 का बढ़ रहा है। 2020 से 21 के बीच 15,000 का प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो अगर मैं कहूं सबसे प्रॉफिटेबल ईयर हमारे लिए कौन सा पीरियड रहा है, वो ये वाला पीरियड रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पे प्रॉफिट सबसे ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। हेल्प्स मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। डबल एंट्री सिस्टम के को यूज करते हुए अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जर्नल से लेकर फाइनल अकाउंट्स तक, तो वो ज्यादा ऑथेंटिक और ज्यादा सही से बनेंगे, सारे रूल्स रेगुलेशंस को यूज करते हुए बनेंगे। और जब आपने प्रॉपरली अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए हैं, तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मैनेजमेंट की मदद कर सकते हैं ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मदद कर सकते हैं कि वो डिसीजंस ले सके बिजनेस के लिए फ्यूचर में। ठीक है, तो उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। और लास्ट पॉइंट है मैम, सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेसमैन। चाहे जिस भी टाइप का बिजनेसमैन हो, चाहे वो सोल ट्रेडरशिप का हो, चाहे पार्टनरशिप का हो, चाहे कंपनी का हो, हर टाइप के बिजनेस के लिए डबल एंट्री प्रिंसिपल्स यूजफुल होते हैं। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस जो यहाँ पे दिए है वो आप पढ़ लीजिए, यही आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। और जर्नल हम लोग कल से शुरू करेंगे। ठीक, तो पढ़ लीजिए, और कोई दिक्कत हो तो पूछिए। दिक्कत आएगी मेरे ख्याल से। इसको पीना है? ठीक है, नहीं आपसे नहीं कह रहे। मैम आपके सिस्टम पे विंडोज 11 का अपडेट आया है? अभी नहीं आया? देखिए हमारे पास भी नहीं आया अभी, जबकि हमने तो डेवलपर मोड ऑन कर रखा है। वैसे ज्यादा डिफरेंस है नहीं, केवल ये जो स्टार्ट वाला मेनू है ये विंडोज 11 में बीच में आ जाता है, और इधर साइड में कुछ नहीं रहता है। केवल इतने चेंजेस किए, बाकी कोई मेजर चेंजेस नहीं किए उन्होंने। हाँ आगे पढ़ लीजिए।
बताइए, कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से इन एरर्स में दिक्कत हो रही होगी। ये एरर्स क्या क्या है ना? एरर ऑफ प्रिंसिपल का क्या मतलब है कि आपने कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल में गलती कर दी है, ठीक है? कोई अकाउंट डेबिट करना था तो उसको क्रेडिट कर दिया है, कोई अकाउंट क्रेडिट करना था तो डेबिट कर दिया है, एसेट को डेबिट करना चाहिए था तो गुड्स को डेबिट कर दिया है, लाइबिलिटी को डेबिट करना चाहिए था तो इनकम को, लाइबिलिटी को क्रेडिट करना चाहिए था तो इनकम को क्रेडिट कर दिया है। तो प्रिंसिपल में कहीं गलती कर रही है आप, तो क्या है वो एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है? कंपनसेटिंग एरर क्या होता है? अगर आपकी एक गलती आपकी दूसरी गलती को कैंसिल कर सके तो उसको कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। जैसे कि मान लो आपने कोई अकाउंट गलत डेबिट कर दिया है 200 रुपए से, कोई अकाउंट गलत डेबिट कर दिया है 200 रुपए से, यानी 200 रुपए ज्यादा डेबिट कर दिए हैं। फिर आपने एक अकाउंट गलत क्रेडिट कर दिया है, ज्यादा क्रेडिट कर दिया है 200 रुपए से, यानी एक अकाउंट में 200 रुपए ज्यादा डेबिट कर दिए, एक अकाउंट में 200 रुपए ज्यादा क्रेडिट कर दिए। तो बताओ वो दोनों गलती एक दूसरे को कंपनसेट कर रही है कि नहीं? वो दोनों गलती आपस में न्यूट्रलाइज करके एक दूसरे को खत्म कर देंगी कि नहीं? है जी, तो ये होती है कंपनसेटिंग एरर, ठीक? अभी के लिए आप इसको शॉर्ट में समझ लीजिए, इसके ऊपर भी एक अलग से चैप्टर है। सर हर चीज का यहाँ तो अलग चैप्टर है। हाँ मैम, आपको अभी बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखनी है, हर चीज का आपको सेपरेट टॉपिक मिलेगा, हर एक चैप्टर का सेपरेट चैप्टर मिलेगा। तो ये एरर का भी सेपरेट चैप्टर है, एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन नाम से आपकी बुक में, ठीक है? अब आते हैं वो पीछे वाली एरर। पीछे वाली मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, एरर ऑफ ओमिशन समझ में आया कि नहीं? ये तो सबसे आसान है कि आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना ही भूल गई, ना कोई अकाउंट डेबिट किया ना कोई अकाउंट क्रेडिट किया। और यकीन मानिए मैम, जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगी इसका एरर्स एंड रेक्टिफिकेशन, वहां क्या होता है, वहां आपको ये ढूंढना होता है कि आखिर कौन सी एरर है, एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, कंपनसेटिंग एरर है, या फिर वो चौथा वाला कौन सा था, चौथी वाली हम भूल गए, सी वाला पॉइंट क्या था, तीसरा वाला, तीसरी वाली एरर कौन सी? हाँ, एरर ऑफ प्रिंसिपल। इन चार में से आखिर कौन सी एरर है? और एरर ढूंढने के बाद आपको उस एरर को ठीक भी करना होगा। और सबसे आसान एरर जो ठीक करने के लिए होती है ना, वो एरर ऑफ ओमिशन होती है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पूरी एंट्री ही रिकॉर्ड करना भूल गई है, ना कोई अकाउंट डेबिट किया ना कोई अकाउंट क्रेडिट किया है। तो प्रैक्टिकली सोचो तो कोई गलती की ही नहीं है, बस चीज रिकॉर्ड करना भूल गए, तो उसको जैसे रिकॉर्ड करना था वैसे रिकॉर्ड कर लो। कुछ मतलब वो नहीं करना पड़ेगा, इसमें 3-5 नहीं करनी पड़ेगी, बाकी चीजों में थोड़ी 3-5 लगेगी। और 3-5 क्या होगी वो हम लोग चैप्टर में ही सीखेंगे, ठीक? क्योंकि रेक्टिफिकेशन तो वहीं सीखेंगे ना। और एरर ऑफ कमीशन होता है जब मैम आपने कोई रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया हो, ठीक है? गलती से आपने रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड कर लिया, जैसे कोई अकाउंट डेबिट करना है 2000 रुपए से, तो आपने डेबिट किया है केवल 200 रुपए से, ठीक? कोई अकाउंट क्रेडिट करना है 200 रुपए से और आपने क्रेडिट कर दिया है 2000 रुपए से, अमाउंट में गड़बड़ी कर दी है, तो वो एरर ऑफ कमीशन है, ठीक है? तो मैम ये आपकी 4 टाइप्स की एरर है। बाकी डिसएडवांटेज ऊपर के 3 समझ में आ गए थे? ठीक है मैम, तो ये था आपका डबल एंट्री सिस्टम नामक चैप्टर। चैप्टर की वेटेज 2 नंबर मान के चलिए, ठीक है? सब्जेक्टिव पेपर में, और ऑब्जेक्टिव पेपर में तो 4 नंबर तक आ सकता है इससे, ठीक? और कल से हम लोग जर्नल शुरू करेंगे। कल भी आप टाइम चेंज करेंगे कि कल आप वही अपने 2 या 3 बजे वाला टाइम पे पढ़ेंगे इस पूरे हफ्ते? तो कल भी आपको टाइम चेंज करना है। तो मैं एक बार उस लड़की से वेरीफाई करके आपको बता दूंगा कि वो 3 बजे पढ़ पाएगी कि नहीं पढ़ पाएगी। अगर मोस्ट प्रोबेबली मान के चलिए मैम कि वो नहीं पढ़ पाएगी, ठीक है? हाँ, तो फिर हम लोग रात में 9 बजे पढ़ेंगे, 9 से 10, ठीक है? ठीक है मैम, ठीक है फिर चलिए।